Now in this video, we'll discuss about the lapsing of bills and the joint sitting of both houses. Now please note one thing, in your book, this topic of lapsing of bills was given when we were talking about the different things related to the sessions of parliament. For example, we discussed about summoning, proroguing, dissolution, etc. These terminologies that I made you familiar with, therein only this topic was there, but I had told you that I will not be doing it then. I will be doing it when I would discuss the bills. Now that we have discussed the bills, we will understand about how the lapsing of bills can happen, and then what about the joint sitting of two houses. Moving on, firstly, what is the position? So there are actually multiple cases, so I have represented it in a tabular format so that it becomes helpful for you to revise also. Now this position is with respect to the lapsing of bills लोक सभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या बोला जा रहा है. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो बिल जो है वो कहाँ पर पेंडिंग होगा. यू नो द प्रोसेस दैट द बिल हैज़ टू बी पास्ड थ्रू बोथ द हाउसेस. ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट्स असेंट एंड देन एक्ट बनता है. इतना एक बेसिक सी चीज़ है. यू हैव सीन द स्टेजेस. सो हियर द बिल पासिंग थ्रू बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट्स असेंट एंड एक्ट. ठीक है, अब या तो पेंडिंग रहेगा कहीं कहीं पर, ये जहाँ जहाँ से पास भी हो जाएगा, तो पेंडिंग और पास का जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो लैप्स होगा या नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट विल बी सीइंग. और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली कुछ केसेस में काम आते हैं, वो हमें देखना है. ठीक है, चलिए. फर्स्ट केस कहता है इफ़ अ बिल इज पेंडिंग इन द लोअर हाउस, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर लोअर हाउस में एक बिल पेंडिंग है, ठीक है, तो वो लैप्स कर जाएगा. अब आप बोलोगे यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है. नाउ सी द एक्स्ट्रा कंडीशन. एक्स्ट्रा कंडीशन क्या कहता है, अगर कोई बिल, इफ़ अ बिल इज ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इफ दिस हैपन्स, तो अभी सेकंड में पास का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज व्हाट वी आर टेलिंग कि अगर ओरिजिन ही हो रहा है यहाँ, तो यही फर्स्ट हाउस है. ठीक है, जहाँ से वो आगे बढ़ेगा इंट्रोड्यूस होके, और या तो फर्स्ट से ऑलरेडी पास होके आ चुका है, ट्रांसमिट होके आ चुका है. बट अगर लोअर हाउस में पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट केस कहता है कि अच्छा, ये जो केसेस हैं ये तब हैं जब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन की, है ना. हम ये जो है एक्चुअली लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन पर बात कर रहे हैं. ये आपको समझना है केस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है. द रीज़न बीइंग दैट यू नो दैट राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस. वो तो हमेशा है, वो तो कंटिन्यूइंग चेम्बर है. तो अगर दूसरा हाउस नहीं है एग्जिस्ट करता हुआ, तो फिर क्या केस होगा वो हमको समझना है. नाउ इफ़ अ बिल इज़ पेंडिंग इन राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल बट हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो भी वो लैप्स कर जाएगा अगर ये डिज़ोल्व हो जाता है. क्यों लैप्स कर जाएगा, क्योंकि दोनों से पास होना ज़रूरी है. एक जगह पे पेंडिंग है तो कोई पॉइंट नहीं बनता. ठीक है, ये दो ही केसेस हैं जहाँ पे बिल लैप्स कर रहा है. व्हाट अबाउट ऑल दोज केसेस वेयर इन इट इज़ नॉट लैप्सिंग. फर्स्टली, इफ़ इट हैज़ बीन नॉट पास्ड इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट इज़ पेंडिंग इन राज्यसभा ऑल्सो. लोकसभा से पास नहीं हुआ पर राज्यसभा में भी पेंडिंग ही है, तो फिर ये लैप्स नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से तो पास ही नहीं हुआ था ना, तो इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दूसरे सेशन में. ठीक है, और इफ़ इट हैज़ बीन पास्ड बाय राज्यसभा प्लस लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑल्सो बोथ, मतलब एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर यहाँ से पास हो जाता है और assent of the president or assent of the governor is pending, then it will also not lapse. Then next is if it has been passed by Lok Sabha, Rajya Sabha, Assembly or Assembly plus Council, depending on what the constitution of the state says. Constitution means what is the composition in that case. So if it has been passed by these houses, then it will not lapse if it has been returned by the president for reconsideration of house. अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल को ऑलरेडी हाउस के रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा हुआ है तो भी वो लैप्स नहीं करेगा. ठीक है, और अगर लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हुआ है
if the bill has not been passed in Lok Sabha or Rajya Sabha due to disagreement. So see, these are the symbols that I've used here. So you need to understand this. So अगर ये disagreement की वजह से पास नहीं हुआ है तो भी ये lapse नहीं करेगा. If a president has notified holding of a joint sitting before Lok Sabha dissolution. अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा के, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द केस विथ रिस्पेक्ट टू द डिसोल्यूशन ओनली, तो अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन के पहले ही प्रेसिडेंट ने एक चीज़ बोली हुई थी कि इवन इफ द बिल हैज़ नॉट पास्ड, क्योंकि डिसएग्रीमेंट है तो हम जॉइंट सिटिंग करेंगे, तो अगर उन्होंने बोला हुआ है तो भी वो बिल लैप्स नहीं करेगा. अच्छा, बिल लैप्स, इन केस समबडी हैज़ नॉट अंडरस्टूड कि बिल लैप्स क्या होता है. लैप्स मतलब कि फिर जब वो नया सेशन होगा तो बिल्कुल नए तरीके से किया जाएगा. लैप्स मतलब उसका हर चीज़ वहाँ पर ख़त्म है, ठीक है, वो बिल ही अब एग्जिस्ट नहीं करेगा. और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सो प्लीज़ दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट. अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इससे रिलेटेड बात है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव द वेरी फर्स्ट आर्टिकल अंडर द हेडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच सेज प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स एंड पासिंग ऑफ बिल्स. ठीक है, पहला कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स. तो 109 क्या कह रहा था? 109 कह रहा था स्पेशल प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स. और 117 में भी हमने देखा हुआ था कि जो फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स मनी बिल, राइट. सो वी हैव सीन दीज टू थिंग्स. सो सब्जेक्ट टू the provisions of those two articles and other financial bills, a bill may originate in either house of parliament. मतलब हमें पता है कि मनी बिल के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट उसके अलावा अदर बिल्स के लिए हमें पता है इट कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है. एंड देन अगेन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज टू आर्टिकल्स, वन वॉज अबाउट द मनी बिल एंड 108 इज अबाउट द जॉइंट सिटिंग. तो इन दो केसेस को छोड़ के a bill shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed by both houses. So this also we know that a bill can be considered overall passed only if it has been agreed by both the houses, either without amendment or with amendment. Definitely the other house can propose amendment and include, all of that can happen, or it will not happen. बट इन ईदर केस इट नीड्स टू बी अग्रीड बाई दी बोथ हाउसेज, तभी वो पास कहलाएगा. तो ये तो बेसिक चीज़ें हमें पता है. अब लैप्स पे आते हैं. सो अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाई रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस. सिर्फ इसलिए कि हाउस प्रोरोग हुआ है. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोरोग, समन, डिजॉल्व, इनमें डिफरेंस है. समन तो खैर बुलाना होता है, बट प्रोरोग और डिजॉल्व कैसे हॉल्ट करता है. तो अगर सिर्फ हाउस प्रोरोग हुआ है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा इफ़ इट वॉज पेंडिंग इन द पार्लियामेंट. देन अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा. तो अगर लोकसभा में कोई बिल नहीं पास हुआ है और राज्यसभा में पेंडिंग है, देन इट विल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. तो अब केस देखो, लोकसभा में क्या हो रहा है, पास नहीं हुआ है, और राज्यसभा में पेंडिंग है. तो इफ़ आई शो यू कि लोकसभा में नहीं पास हुआ है, ठीक है, नॉट पास्ड इन लोकसभा और असेंबली एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, देन इट विल नॉट लैप्स. दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, राइट. यही हमने देखा है. सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट. या, सो दैट्स व्हाट वी हैव जस्ट नाउ सीन. अनदर थिंग, अ बिल विच इज पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में पेंडिंग है, और विच वॉज पास्ड बाई द हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो यहाँ पे दो केसेस की बात हो रही है जहाँ पे कि बिल लैप्स कर जाएगा. तो वो दो केसेस क्या थे बिल लैप्सिंग के, वो हमने देखे हुए ये दो केसेस. सो ईदर बिल जो है वो ओरिजिनेट ही लोकसभा में हुआ था या ट्रांसमिट हुआ राज्यसभा से एंड इट वॉज पेंडिंग इन लोकसभा, तो वो लैप्स कर जाएगा. दूसरा, लोकसभा से पास हो गया है लेकिन पेंडिंग है राज्यसभा में, तो भी वो लैप्स कर जाएगा. ठीक है, उसके अलावा इन सब केसेस में नहीं लैप्स करेगा. ये सब प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर है, इसीलिए आपको इस आर्टिकल में नहीं मिल रहा. दैट इज़ वाई इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आप यू आर सीइंग द रेफरेंसेज ऑफ ओनली दीज 3. ये सब प्रेसिडेंट से रिलेटेड पॉइंटर्स हैं. दैट इज़ वाई इट वॉज डेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में चीज़ें दी गई हैं. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी कि वाई ओनली दीज 3 केसेज आर इन दिस आर्टिकल. तो यही सारी चीज़ें हैं जो provisions हैं in constitution about the introduction and passage of bills, including about the lapsing of bills or the dissolution of the house, I mean the Lok Sabha. चलिए,
नेक्स्ट इज अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, और ये कुछ सर्टेन केसेस हैं जहाँ पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजंस बनता है. तो पहले हम नोट्स देखेंगे, देन विल क्विकली सी द आर्टिकल. जॉइंट सिटिंग सबसे पहले होती क्या है? With the name only you are understanding that the two houses will sit together jointly, right? So it is an extraordinary machinery जो कि constitution ही provide करता है. So the first question definitely that you need to remember is, does the constitution provide the mechanism of joint sitting? ठीक है, क्योंकि ऐसे questions आते हैं ना कि if this is mentioned in the constitution or not, etc. So yes, the constitution provides this mechanism. Now what is this, or what is the purpose? Basically to resolve the deadlock. डेडलॉक मतलब किसी भी तरीके का रुकावट जो आ रहा है. सो डेडलॉक 3 तरीके के होंगे, ये हमने पहले के केसेस में देखे हुए हैं, बट हियर विल सी द डिटेल. सो डेडलॉक को रिजॉल्व करना है. किसके बीच में होगा डेडलॉक? 2 हाउसेस के बीच में होगा. ठीक है, किस मैटर पे होगा? पैसेज ऑफ अ बिल के मैटर पे, कि बिल का पैसेज ठीक से हो जाए या नहीं हो जाए, उसके बेसिस पर दोनों हाउसेस के बीच में अगर डेडलॉक हैं, सो टू रिजॉल्व दैट डेडलॉक विल हैव द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस. अब ये डेडलॉक हम जो 3 केसेस देखेंगे ये तब होगा आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अनदर. बिल एक हाउस से पास होके दूसरे हाउस में जब वो ट्रांसमिट होके गया, तब क्या क्या केसेस हो सकते हैं? वन इज द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस. सो वन हाउस इज ऑलरेडी पास द बिल. ठीक है, अब दूसरे हाउस में जब गया तब क्या क्या केस होंगे, उसके बेसिस पर डेडलॉक होगा. सो वन केस इज दैट इट विल रिजेक्ट, दैट द सेकेंड हाउस विल रिजेक्ट द बिल. Another case is if the house have finally disagreed as to amendment made the bill. तो अगर हाउस जो है उन्होंने डिसअग्री कर लिया कि हम जो भी फर्स्ट हाउस अगर वापस उसके पास जाता है डिसअग्रीमेंट अमेंडमेंट के साथ, तो वो डिसअग्री करेंगे कि हम इस अमेंडमेंट को अपने बिल में शामिल नहीं करेंगे. एंड लास्ट इज इफ मोर देन 6 months will elapse from date of receipt of bill by other house. दूसरे हाउस को बिल मिला और वो 6 महीने तक उन्होंने पास नहीं करा, कुछ भी एक्शन नहीं लिया, और 6 महीने का टाइम पार हो गया. एनीवेज वी हैव सीन दिस 3 केसेस अर्लियर, राइट? तो इन तीनों केसेस में डेडलॉक हो जाएगा, और तब जा करके सो प्रीलिम्स का वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, दैट इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन विल यू लाइक कंसिडर द डेडलॉक, एंड देन यू विल हैव द सोल्यूशन एज अ जॉइंट सिटिंग. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब जॉइंट सिटिंग होगी तो दोनों हाउसेस को साथ मिलकर बैठाना होगा, बुलाना होगा. सो हु विल समन, हु हैज़ द पावर टू समन? प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल के केसेस में जॉइंट सिटिंग होती है. मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है. वी हैव ऑलरेडी सीन दीज टू सेपरेशन. ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं होती है क्योंकि प्रेसिडेंट के आपके रिकमेंडेशन से ही आप बिल जो है वो पास करते हैं, और लोकसभा में स्पीकर का ही सारा पावर जो है वो रहता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो सारा प्रोसेस हम पहले देख चुके हैं. ऑल्सो no joint sitting will be summoned if the disputed will lapsed due to the dissolution, and that is why it was important to understand कि वो lapse कब करेगा और कब नहीं करेगा. तो अगर डिसोल्यूशन पर, लोकसभा डिसोल्यूशन पर बिल ऑलरेडी लैप्स कर चुकी है, तो फिर कोई जॉइंट सिटिंग का कोई पॉइंट ही नहीं है, उसको नहीं बुलाया जाएगा. ठीक है. अच्छा, जॉइंट सिटिंग तब कब बुलाई जाएगी? इफ द लोकसभा डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाइड इंटेंशन टू समन सच सिटिंग. अगर लोकसभा डिसॉल्व तो हो गई है, लेकिन कब हुई है? आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द इंटेंशन टू समन सच सिटिंग. ये भी आपको अभी दिखाया था. ठीक है, कि पहले ही प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया दैट आई इंटेंड टू हैव अ जॉइंट सिटिंग. ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर बिल, बट उस बीच में लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई, तब भी वो बिल लैप्स नहीं होगा. बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती तो बिल भी लैप्स हो जाता. बट यहाँ पे बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैज़ नोटिफाइड और उन्होंने बोला हुआ है कि आई हैव द इंटेंशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग फॉर दिस केस, तो फिर जॉइंट सिटिंग होगी. Now the question is, if the president has the power to summon the joint sitting, who has the power to preside? क्योंकि अब दोनों हाउसेस हैं, तो फिर दोनों हाउसेस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको पावर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है. जॉइंट सिटिंग में ओनली द लोकसभा स्पीकर हैज़ द पावर टू प्रिसाइड. ठीक है, और अगर वो नहीं है, सो इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्यूटी स्पीकर विल डू, और इफ द डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट देन द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और अगर वो भी नहीं है तो फिर और किसी मेंबर को वो लोग चुनेंगे, वो करेंगे.
But what you have to remember in this case that the chairman of Rajya Sabha will never preside, क्योंकि वो कौन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं. सो बेसिकली जो हिरार्की है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, अगर वो एब्सेंट हैं तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो भी एब्सेंट हैं तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी और मेंबर. बट इन एनी केस द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल नॉट बी प्रिसाइडिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कोरम जॉइंट सिटिंग के लिए. अच्छा, नॉर्मल सिटिंग हमें पता है पार्लियामेंट के सेशंस के लिए कोरम कितना चाहिए, बट अब जॉइंट सिटिंग के लिए भी कितना चाहिए. कोरम इज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू बी प्रेजेंट टू कंडक्ट द मीटिंग, सो इट इज ऑल्सो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द टू हाउसेज. नेक्स्ट, ये जो जॉइंट सिटिंग है ये गवर्न कहाँ से होता है. सो इट इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ राज्यसभा. और राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर भी नहीं है, तो यही आपको याद रखना है कि ये लोकसभा के प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनके द्वारा गवर्न किया जाता है. द बिल पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जब जॉइंट सिटिंग में जिस भी बिल को लेकर के आगे बात करेंगे, वहाँ पे द बिल नीड्स टू बी पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोथ द हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, ये काइंड ऑफ मेजॉरिटी लगेगी टू गेट अ बिल पास्ड इन द जॉइंट सिटिंग. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी दी गई है दैट एट द जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज्ड. अभी आपको ध्यान रखना है, जॉइंट सिटिंग किस किस केस में होती है. डेडलॉक होता है जब, और डेडलॉक के 3 सर्कमस्टांसेस हैं. तो ओरिजिनल बिल का जो प्रोविजन है वो ही रहेगा, उसी पर फिर आगे चर्चा होगी और उसी पर सहमति बनानी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं प्रपोज करना है. लेकिन एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, those amendments which are causing final disagreement between the houses, उसको फिर आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई फाइनल डिसएग्रीमेंट हो रहा है वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं. एंड दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन पैसेज ऑफ बिल. तो इन 2 केसेस में अमेंडमेंट्स अलाउड हैं, अदरवाइज कोई भी नया अमेंडमेंट नहीं आएगा उस बिल में. नाउ द क्वेश्चन इज, हैज़ दिस प्रोविजन बीन यूज्ड सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस. So yes, since 1950 the provision of joint sitting, again prelims oriented question है या possibility है, has been invoked thrice. ठीक है, तो ये 3 केसेस जो हैं जहाँ पे बिल्स जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास हुए हैं. पहला, डाउरी प्रोहिबिशन बिल ऑफ 1960, बैंकिंग सर्विसेज द कम्युनिकेशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002. आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट रिमेंबर दैट थ्राइस इट हैज़ हैपेंड since 1950. I hope you have got all the details and smaller and basic understanding about the joint sitting. Quickly seeing the provision in the Constitution, Article 108 deals with joint sitting. So it is telling, after a bill has been passed by one house and then it gets transmitted to the other house, तो या तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा दूसरी हाउस द्वारा, या तो जो हाउसेज हैं वो डिसएग्रीमेंट पे रहेंगे, है ना, रिगार्डिंग द अमेंडमेंट, या फिर 6 महीने इलैप्स हो जाएगा. द सेम कंडीशंस वी हैव सीन. देन द प्रेसिडेंट मे अनलेस द बिल हैज़ इलैप्स्ड बाय रीजन ऑफ डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन के अलावा अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई करे कि आपको सिट करना है जॉइंट सिटिंग में, या फिर पब्लिक नोटिफिकेशन निकालें इंटेंशंस का, तो उस केस में वो परमिटेड होता है, प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ मनी बिल. वी हैव सीन कि मनी बिल में ये अलाउड नहीं होता है. अच्छा, 6 महीने का ये जो पीरियड है उसमें हम कौन सा पीरियड लेंगे, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज प्रोरोग्ड और एडजर्न्ड फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज. तो उस 6 महीने को काउंट करने के लिए हम अब जो भी 4 लगातार दिन तक अगर हाउस प्रोरोग या एडजर्न रहा है तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा. Where the president has notified his intention of summoning the houses, अगर president ने already summoning की बात की हुई है, तब फिर president notification के बाद कभी भी houses को summon करवा सकते हैं. ठीक है, और फिर houses will meet accordingly जब president बुला लेंगे. अगर joint sitting पर with such amendments if any as are agreed to in joint sitting passed by a majority of the members of both houses present and voting, ठीक है, then it will be considered to be passed by both houses. At joint sitting, if the bill having passed by one house and not passed by the other house with amendment and return, where it was originated,
ये सब ना लैंग्वेज थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक्चुअली होता नहीं है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं. एक सिंपल सी चीज़ बोली जा रही है, और वो सिंपल सी चीज़ सिर्फ इतनी है कि अगर एक बिल एक हाउस से पास हो चुका है और दूसरे हाउस से नहीं पास हुआ है विद द अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे वो उससे नहीं पास हुआ है और वापस से फर्स्ट हाउस को भेज दिया गया है जहाँ पर वो ओरिजिन हुआ था उसका, then no amendment shall be proposed to bill other than such amendment which are made necessary by the delay in the passage of the bill. तो सिंपल ही हमने करा हुआ है पहले भी. अच्छा, इफ़ द बिल हैज़ बीन सो पास्ड एंड रिटर्न, अब मान लीजिए बिल पास हो गया और फिर रिटर्न किया गया था, तो सिर्फ वही अमेंडमेंट को कंसिडर किया जाएगा विच आर रेलिवेंट टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू which the houses have not agreed. It's not important that let's say you propose 3 amendments, so the house will agree to all the 3 amendments. Let's say the house agree to only 1 out of 3 amendment. तो सिर्फ उतना ही कंसिडर करेंगे, बाकी को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है. And the decision of the person presiding to the amendments which are admissible under this clause shall be final. And you know who is the person presiding. अभी बताया. A joint sitting may be held under this article, मतलब article 108, and a bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the house has intervened since the president notified his intention. उसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अगर प्रेसिडेंट ने पहले से नोटिफाई करा हुआ है कि इंटेंशन है जॉइंट सिटिंग बैठाने का, तो ही लैप्स नहीं होता है, अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लैप्स हो जाता है. बट आई विल रेकमेंड 108 मैंने आपको दिखा दिया, यू हैव गॉन थ्रू इट वंस, देयर इज़ नो न्यू इन्फॉर्मेशन बिकॉज एवरी अदर इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन हियर इन द notes format. So it's better to actually read it for the simplified version, and you will be easily remembering the things to be reproduced in the paper. And ये वाला टेबल अगर आप समझ लेंगे कि लोकसभा या असेंबली के डिसोल्यूशन पर क्या कंडीशंस होते हैं जहाँ लैप्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है. सो हियर वी आर डन विथ these 2 topics. We'll meet in the next video with the next content. Thank you. Bye bye.